कहते हैं हर इंसान को किसी ना किसी चीज का नशा होता है। किसी को शराब का, किसी को शौहरत का, लेकिन साक्षी को नशा था एक साड़ी का। 1 साल पहले की बात है। राज और आरव दोनों पेंटर थे। पुराने महलों, रानियों और भूली बिसरी कहानियों को कैनवास पर उतारना उनकी हॉबी थी। इस बार उन्हें एक प्राचीन गुमनाम रानी की पेंटिंग बनानी थी। नाम था रानी नयनतारा। रानी का कहीं भी ज्यादा जिक्र नहीं था, बस एक टूटी फूटी कहानी थी और एक महल जो अब सोलापुर शहर में वीरान पड़ा था। दोनों पेंटर सोलापुर पहुंचे। वहां उन्हें चाहिए थी एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे में कुछ शाहीपन हो, लेकिन मासूमियत भी दिखे। दोनों दिन भर शहर में घूमते रहे, कभी आर्ट स्कूल, कभी फोटो स्टूडियो, लेकिन कोई वैसी नहीं मिली जैसे उन्हें चाहिए थी। शाम हो चली थी। थक हार कर दोनों पैदल लौट ही रहे थे कि तभी एक मोड़ पर पुलिस स्टेशन के बाहर उन्हें एक लड़की खड़ी दिखी। उम्र यही कोई 22-23 होगी। चेहरा बेहद खूबसूरत, आंखें गहरी, पर कपड़े मामूली। साफ झलक रहा था कि किसी गरीब घर से थी। कुछ था उस लड़की में जो उन दोनों का ध्यान उसकी ओर खींच रहा था। राज और आरव दोनों उसके पास पहुंचे। थोड़ा संकोच के बाद बात शुरू हुई। दोनों ने सब कुछ उसे बताया और पैसे देने को भी राजी हुए। उस लड़की को भी पैसों की जरूरत थी तो वो भी मान गई। उस लड़की का नाम था साक्षी। दूसरे दिन राज और आरव ने शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना बंद पड़ा महल एक दिन के लिए किराए पर लिया और साक्षी को वहां बुलाया। किसी जमाने में यह महल रानी नयनतारा का महल हुआ करता था। अब बस एक टूरिस्ट लोकेशन है। कहने को तो सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। राज और आरव दोनों तैयार थे। कैनवास लगे थे, कलर्स ब्रश तैयार थे, लाइट सेट की जा रही थी। पर किसी को यह नहीं पता था कि उस महल के अंदर सिर्फ पेंटिंग नहीं बननी थी, बल्कि कुछ और भी जागने वाला था। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब आरव ने साक्षी को एक पुरानी लाल साड़ी पहनने के लिए उसे थमाई और कहा कि वहां रखे पुराने सिंहासन पर जाकर बिना हिले डुले बैठे, तो साक्षी थोड़ी झिझकी। इतनी पुरानी साड़ी? राज ने जवाब दिया, थीम के लिए यह जरूरी है। साक्षी ने साड़ी हाथ में लेते ही उसके उंगलियों में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। उसने पूछा, ये साड़ी किसकी है? राज ने धीमे स्वर में कहा, ये इस महल की रानी की है, उसकी आखिरी साड़ी। वो रानी अपने समय की सबसे घमंडी और ताकतवर महिला मानी जाती थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया तो उन्होंने एक अजीब ऐलान किया था, अगर कोई औरत सिंहासन पर बैठती है तो वो राज अपने आप ही अंग्रेजी हुकूमत के अधीन चला जाएगा। पर रानी को यह मंजूर नहीं था, तो रानी से उसका अधिकार छीनने के लिए अंग्रेजों ने धोखे से उसके ही दरबारियों को खरीद लिया और उसे जहर देकर मार डाला। रानी की मौत के साथ यह महल भी बंद हो गया। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें उनकी आखिरी साड़ी पहनने को मिल रही है। साक्षी चुपचाप सब कुछ सुनती रही, लेकिन कुछ नहीं बोली। फिर वो लाल साड़ी पहनकर पुराने लकड़ी से बने सिंहासन की ओर बढ़ी, पर उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका शरीर अपने आप ही उस सिंहासन की ओर खींचता चला जा रहा है। और जैसे ही साक्षी सिंहासन पर बैठी, उसका चेहरा सख्त हो गया। आंखें चौड़ी, पीठ सीधी, होठों पर हल्की अजीब मुस्कान। दोनों पेंटर्स को यह देख शायद कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्हें लगा कि लड़की रोल में घुस गई है, तो दोनों ने ज्यादा ना सोचकर जल्दी से पेंटिंग शुरू कर दी। लेकिन वहां साक्षी के लिए समय रुक सा गया था। साक्षी अब हिल भी नहीं रही थी, सिर्फ उसकी उंगलियां सिंहासन की नक्काशी पर घूम रही थी, जैसे पहले भी वो वहां बैठी हो, जैसे सब याद हो उसे। 3 घंटे बाद पेंटिंग रेडी हो गई। राज बोला, फाइनली हो गया। उसकी आवाज से जैसे साक्षी सुकून भरी नींद से जगी। उसने पलकें झपकी, हल्का सिर झटका और ना चाहते हुए भी उठ खड़ी हुई। फिर धीमी आवाज में बोली, क्या मैं देख सकती हूँ पेंटिंग? राज ने सिर हिलाया, जरूर। साक्षी धीरे धीरे कैनवास के पास पहुंची। उसने एक नजर डाली और अगले ही पल उसका चेहरा जैसे सन्न रह गया। वो बुदबुदाई, ये मैं हूं? पेंटिंग में वही चेहरा था, लेकिन आंखें गहरी, सीधी और तेज, गर्दन सीधी, जैसे रॉयल खून दौड़ रहा हो उसके रगों में। राज ने फिर धीरे से बोला, साक्षी, इसमें तो रानी जैसी नहीं बल्कि रानी ही लग रही है। ऐसा लग रहा है मानो रानी नयनतारा ने पुनर्जन्म ले लिया हो। साक्षी थोड़ी असहज हुई।
उसने ड्रेस चेंज किया, जाते टाइम फिर से सिंहासन की ओर देखा और पैसे लेकर चली गई। रात को उसे नींद नहीं आई। वो लम्हा, वो सिंहासन, वो साड़ी, हर चीज दिमाग में घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन थी उस पेंटिंग में। वो मैं थी या कोई और? आंखें बंद करती तो फिर वही फीलिंग, मानो कोई उसे फिर से वहां बुला रहा हो। अगले दिन बिना किसी को बताए साक्षी फिर से महल के बाहर पहुंच गई, पर इस बार वहां पेंटर्स नहीं थे। अब महल की चाबी एक गार्ड के पास थी। गार्ड बोला, महल के अंदर जाना मना है, और फिर भी जाना ही है तो रेंट 10,000 रुपए प्रति घंटा है। साक्षी के पास पैसे नहीं थे। उदास होकर साक्षी घर पहुंची। कल मिले हुए 2,000 रुपए जेब में ही थे। उसने अलमारी खोली और अब तक बचाए हुए सारे पैसे गिने तो कुल मिलाकर अब उसके पास थे 5,000 रुपए। वो वापस महल के बाहर पहुंची और गार्ड को पैसे थमाए। गार्ड बोला, पैसे पूरे नहीं है। साक्षी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे आधा घंटा ही चाहिए, बस आधा घंटा। गार्ड ने बिना बहस किए गेट खोला। दरवाजा खोलते ही साक्षी सीधा अंदर भागी। ना इधर देखा ना उधर, सीधे कमरे में पहुंची। साड़ी वही कोने में थी, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। उसने साड़ी झटपट उठाई। टाइम नहीं था तो जल्दी जल्दी कपड़े बदले। हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं बल्कि एक्साइटमेंट से। जैसे उसने साड़ी पहनी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, और जैसे ही सिंहासन पर जा बैठी तो साक्षी नहीं रही, वो रानी बन गई थी। उसकी आंखें भारी, कंधे पीछे, मानो वही पुरानी रानी फिर से सब महसूस कर रही हो। वो सत्ता, वो घमंड, वो शोहरत, जैसे वही सबसे महान हो, बाकी सब उसके पैरों की धूल हो। लेकिन आधा घंटा पूरा होते ही गार्ड की आवाज आई, समय खत्म हो गया मैडम। साक्षी चौंकी, जैसे किसी ने गहरी नींद से जबरन उठाया हो। वो गिड़गिड़ाई, थोड़ी देर और प्लीज। गार्ड चिल्लाया, टाइम खत्म हुआ मैडम, 5,000 में पूरा महल खरीदेगी क्या? चलिए जाइए यहां से। साक्षी धीरे से उठी, भारी मन से। उसका चेहरा लाल था, गुस्से से, दर्द से, पर कुछ वो कर नहीं सकती थी। साड़ी उतारते टाइम उसे ऐसा लगा मानो वो खुद की स्किन निकाल रही हो। साक्षी गुस्से से बाहर चली गई, लेकिन रानी बनने का एहसास वो पीछे छोड़ नहीं पा रही थी। अब वो एक नशा बन चुका था। वो वापस घर लौटी। साक्षी एक चौल में किराए के मकान में रहती थी। उसके घर की हालत नाजुक थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। घर में 2 ही लोग थे, वो और उसका अपाहिज बाप। बाप की दोनों टांगे नहीं थी। रेलवे ट्रैक के नीचे उसे अपने पैर खोने पड़े थे। वो बस बिस्तर पे पड़ा रहता। रेलवे डिपार्टमेंट में मुआवजे के तौर पर कुछ लाख रुपए बैंक में जमा किए थे। साक्षी ने बाप के डुप्लीकेट सिग्नेचर की प्रैक्टिस की, बैंक में गई। बैंक वाले भी उसे जानते थे कि अपाहिज बाप के पैसे निकालने आती है, तो बैंक वालों ने बिना ज्यादा सवाल पूछे उसे पैसे थमा दिए और वो सीधा महल पहुंची अपना नशा पूरा करने। अब वो हर रोज महल में जाने लगी, बस 1 घंटे के लिए। उस साड़ी को पहनने, सिंहासन पर बैठने और रानी जैसा महसूस करने। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, पर एक दिन पैसे खत्म हो गए। साक्षी महल के बाहर बेबस होकर पर्स को कसकर पकड़ी रही। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अब मैं महल कैसे जाऊंगी? 1 महीने बाद, 1 महीना बीत चुका था। वो रात अमावस की रात थी। महल का गार्ड अपने कैबिन में बैठा मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। तभी एक औरत की जोर जोर की हंसी गूंजने लगी। गार्ड आवाज सुनकर कांप उठा और टॉर्च उठाई। उसने आवाज ध्यान से सुनी तो आवाज महल के अंदर से आ रही थी। घबराया हुआ गार्ड महल की ओर बढ़ा और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। उसने चारों ओर टॉर्च घुमाई और फिर उसकी टॉर्च एक जगह जाकर रुक गई। सिंहासन पर वहां कोई बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। वो थी लाल साड़ी पहनी हुई साक्षी, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी एक आंख गायब थी। 1 महीने पहले जब बाप का पैसा खत्म हुआ था तो साक्षी ने महल में आने के लिए अपनी एक आंख और एक किडनी बेच दी थी। उसी पैसों से वो 1 महीना महल में आ जा रही थी। लेकिन जब ये वाले भी पैसे नहीं बचे तो वो पहली बार चोरी छिपे उस अमावस की रात महल में आ गई। लेकिन उस रात में कुछ अजीब था।
रानी नयनतारा उस पर हावी हो चुकी थी। अब हंसी साक्षी की नहीं बल्कि रानी की थी। वो आत्मा जो 100 साल से बंद थी अब आजाद थी और जोर जोर से हंसकर अपने आने का ऐलान कर रही थी। सिंहासन पर साक्षी को देखकर गार्ड का गुस्सा फूट पड़ा। तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? शर्म नहीं आती? चोरी छिपे अंदर घुसती हो? निकल यहाँ से। ऐसा बोलकर गार्ड तेजी से उसकी ओर बढ़ा। साक्षी अपनी हंसी रोककर सिंहासन से उठ खड़ी हुई और धीरे बेहद शांत अंदाज में सिंहासन के पास पड़ी तलवार उठाई और भारी गूंजती हुई आवाज में बोली, भरी सभा में तूने मेरा यानी महारानी नयनतारा का अपमान किया। इतना बड़ा दुस्साहस, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा तुच्छ प्राणी। साक्षी की बातें सुन गार्ड और भड़का। पागल हो गई है क्या तू? कुछ भी बके जा रही है। रख नीचे वो तलवार और गार्ड आगे बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया क्योंकि रानी ने अपनी तलवार से एक ही बार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। सिर लुढ़कता हुआ रानी के पैरों के पास जा पहुंचा। रानी ने अपना पैर उस सिर पर रखा। खून से सनी तलवार हवा में लहराकर उस बेजान सिर को देखकर गुर्राई। मुझे मेरे ही महल से निकालेगा तू? इतना दुस्साहस? उसने सिर को एक झटके से लात मारते हुए कहा, मैं नहीं, अब तू निकल यहाँ से। और फिर हंसते हुए वापस सिंहासन पर बैठ गई शान से। रानी के चेहरे पर उड़े खून के छींटे उसकी हंसी को और भी भयानक बना रहे थे। इस घटना को अब 1 साल बीत चुका है। महल के बाहर अब गेट पर लोहे की मोटी जंजीरें लगाई गई है। अब कोई भीतर नहीं जाता। साक्षी का अब एक मेंटल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो खिड़की के पास बैठी रहती है, चेहरे पर एक अजीब सी सुकून वाली मुस्कान लिए, जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। साक्षी को जब पहली बार मेंटल हॉस्पिटल लाया गया था तो डॉक्टर के कई सेशन हुए। घर वालों, पड़ोसियों से पूछताछ की गई। फिर डॉक्टर ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी और फिर साक्षी का अतीत सबके सामने आया। रिपोर्ट में लिखा था कि साक्षी 4 साल की थी जब उसकी मां मर गई थी। उसके ना स्कूल में दोस्त थे, ना गली के बच्चे उसे अपने साथ खेलने देते थे। बच्चे उसे धक्के देकर भगा देते थे। फिर वो अकेली गुड़िया से बात करने लगी। वही उसके दोस्त बने और वही उसका परिवार। फिर एक दिन उसके चाचा ने चोरी छिपे सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम कर ली थी और फिर उसके बाप और उसे उनके ही घर से बाहर निकाल फेंका। दोनों सड़क पर आ गए। चाचा ने उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया, पर उस सामान में साक्षी की गुड़िया नहीं थी। तो वो सिर्फ अपनी गुड़िया लेने घर में गई तो चाचा ने चीख कर कहा, शर्म नहीं आती? चोरी छिपे दूसरों के घर में घुसती हो? निकल यहां से। साक्षी कुछ नहीं बोली। गुड़िया वही छोड़ दी और दरवाजे से बाहर निकल आई। फिर कुछ दिनों बाद उसके बाप ने चाचा के खिलाफ केस किया। कई साल चला वो केस। तो चाचा ने अपने ही भाई को रेलवे ट्रैक पर रेलवे के सामने धक्का दे दिया। दोनों पैर चले गए। अब बाप घर पर ही बिस्तर पर पड़ा रहा और साक्षी अदालत और पुलिस थाने के चक्कर काटती रही। हर जगह उसे वही जवाब मिला, किससे पूछकर अंदर घुसी? शर्म नहीं आती? निकल यहां से। वो कुछ नहीं बोली थी, पर शब्द उसके भीतर छप गए। एक आग, एक गुस्सा, एक चीख जो कभी बाहर नहीं आई। फिर वो महल मिला, वो साड़ी मिली, वो सिंहासन मिला। और उस अमावस की रात जब रानी की आत्मा उसके ऊपर हावी हुई थी तो साक्षी का बचपन, उसका दर्द, उसका घुटा हुआ गुस्सा सब फूट पड़ा। गार्ड की आवाज ने उसे फिर से उसी दरवाजे पर खड़ा कर दिया था जहां से उसे हमेशा निकाला गया था। लेकिन इस बार वो गई नहीं, वो रुक गई और उसने जवाब दिया, एक करारा जवाब जिसने उसके अंदर के बचपन से उछल रहे बवंडर को हमेशा के लिए शांत कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारा साथ देने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने की हिम्मत देता है।